द गवर्नमेंट टैक्स अस। अगर वाई इसके साथ आया, इसके साथ का मतलब कहां है देखो तो, इसके साथ है ना, तो फिर इसके साथ भी तो आ सकता है। Why does the government not tax us? तो इसके साथ भी आ सकता है। Why doesn't the government tax us? इसका मतलब ये जो WH फैमिली मैंने लगाया है, इसके साथ, ये इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है। ठीक है, यानी ये सारा फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर सही है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल है अभिनव। चंदन, आपका रिप्लाई हो गया, समझ में आ गया। चलो, अब मैं इसी को दूसरा स्ट्रक्चर लिख देती हूं। इसी में आप लोग को फिर से लिखना पड़ेगा। ही गोस, अगर ही गोस सिंपल प्रेजेंट टेंस है भाई। शुभम का कंप्लेन देख लो जरा। लिख लिया। चलो, आज कुछ क्वेश्चंस करो। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे।
हो गया? चलो देखो ध्यान से, 7 क्वेश्चन में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। बेबी ड्रिंक्स मिल्क क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो छोटा बच्चा होता है वो दूध पीता है। दिस मीन्स ये उसका यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये एक छोटे बच्चे का रूटीन है ना। इसका मतलब है कि ये सामान्य जानकारी है जो सबको पता होना चाहिए, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बेबी ड्रिंक्स मिल्क। आप देखो जरा, बेबी क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो जब बेबी में एस नहीं आया तो सिंगुलर वर्ब में यानी वर्ब में आ गया ड्रिंक्स मिल्क। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आओ मैं आपको टोन बता दूं। जब आप बेबी ड्रिंक्स मिल्क बोलते हो ना, तो आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो, और जो इंफॉर्मेशन सिर्फ कथन बताने वाले वाक्य होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे वाक्य असर्टिव सेंटेंस होते हैं। CAN' होता है रविंदर, डबल N नहीं होता, ठीक है? He is dead करेक्ट है ज्यादा अच्छा, क्योंकि डेड का मतलब मर चुका है, he is finished। अगर he was dead कह रहे हो तो आपको कोई पास्ट टाइम लगाना चाहिए, by that time वगैरह। अब आओ वापस देखो, सुनो ध्यान से। बेबी ड्रिंक्स मिल्क का मतलब हुआ कि मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूं कि बच्चा दूध पीता है, बेबी ड्रिंक्स मिल्क। लेकिन सेकंड का मेरा टोन अलग होगा, मेरा टोन होगा बेबी ड्रिंक मिल्क। ये एक ऑर्डर है, इट इज नॉट असर्टिव सेंटेंस, दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में याद रखना, अगर मैं कहूं बॉय स्टडीज, और अगर मैं अकेले आपको कहूं कि बॉय स्टडी, मतलब पढ़ो, यानी ये जो कॉमा है ना, ये हटा दिया बेबी को, और उसके बाद आप इम्परेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी इम्परेटिव मतलब आदेश वाले सेंटेंसेस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस, इनका शुरुआत जो होता है वो वर्ब के बेस फॉर्म से होता है। ये ध्यान रखना, तभी सामने वाले को कहते हो गो अवे, है ना, गोस नहीं यूज करते हो। दिस मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस में इस बेबी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, बल्कि इम्परेटिव वाक्यों में सभी जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद कॉमा लगाना, नहीं तो सब्जेक्ट लिखना ही नहीं। मैंने क्या कहा? गो अवे। कहां बोल रही हूं? उसका नाम। अगर मैंने लगा दिया नाम, तो किसी का भी नाम लगा दिया, तो मैं कहूंगी राहुल गो अवे। इसका मतलब मैं ऑर्डर दे रही हूं, तो राहुल बोल के रुकी हूं मैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद कॉमा लगाना है। इसीलिए असर्टिव सेंटेंस जो इंफॉर्मेशन देता है, इम्परेटिव जो ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट वाले होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो करेगा, लेकिन इम्परेटिव में हम वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? समीर अभी रुको, बहुत हड़बड़ मत करो आप। हु कम्स लेट, आप कहोगे आपको जो फॉर्मेशन आपने सिखाया था WH फैमिली के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब सिखाया था। हेल्पिंग वर्ब तो यहां दिख रहा है, कह रहे हो डू यू मीट, ये तो सही है, लेकिन इसका फॉर्मेशन तो वो चारों में से कोई नहीं है जो आपने WH फैमिली सिखाया था कि इसके साथ भी लगा सकते हो, इसके साथ भी लगाते हो, इसके साथ भी लगाते हो। सब में हेल्पिंग वर्ब पहले था, लेकिन आपने तो सीधा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का SES फॉर्म में WH फैमिली कैसे लगा दिया? देखो ध्यान से, हु कम्स लेट, मैं पूछ रही हूं देर से कौन आता है। अब ये जो आने वाला सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वो इसी के अंदर तो खो गया, क्योंकि आपको उसी के बारे में तो जानकारी नहीं हो। जब हमें सब्जेक्ट के बारे में ही पूछना हो WH फैमिली में, तो मैं ये स्ट्रक्चर कहां से लगाऊं? टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
डज प्लस सब्जेक्ट कहाँ लगाऊं जब सब्जेक्ट ही मेरा खो गया। अब जब सब्जेक्ट खो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा? हेल्पिंग वर्ब तो इसलिए आगे आया क्योंकि सब्जेक्ट था। अब अगर सब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? तो हेल्पिंग वर्ब भी नदारत हो गया, इसलिए यहां पे हो गया हु कम्स लेट। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, यहां सब्जेक्ट था, ये व्यक्ति मिलता है और जिससे मिलता है वो ऑब्जेक्ट है। तो हमें जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल सही हो गया। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, बिल्कुल सही है। जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं हो तो फिर क्या करोगे? तो WH फैमिली के अंदर ही सब्जेक्ट घुसा हुआ है बिल्कुल, इसलिए वो स्ट्रक्चर तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाए जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने सीखा था। इन तीन के साथ हमने WH फैमिली सीखा था। वो काम यहाँ आया जब हमारे पास अलग से सब्जेक्ट आया तब। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक पूछो। हो जाता है। अनुज, आप मुझसे पर्सनली, मेरा फोन नंबर है ना, व्हाट्सएप में मुझसे बात कर लेना, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप में बता देना जो आप बात कर रहे हो। हाँ विनीत, यही तो मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का फॉर्म कैसे डिसाइड होगा? अगर मैं हु लगा रही हूं ना तो मैं बहुत लोगों को एक साथ नहीं ले रही हूं। ये ऑब्वियस है कि हम सिंगुलर लेंगे, है ना? अगर आप कहोगे हु ऑल कम लेट, वो चलेगा। तो रीजन है ना कि हु जनरली हम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप कहोगे बहुवचन तो आप यूज करते हो, लेकिन जनरली क्या करोगे? सिंगुलर ही लगाओगे। बोलो कोई प्रॉब्लम? नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही लाइक हिज ब्रदर्स। देखो ध्यान से, ही लाइक हिज ब्रदर्स। कुछ लोग होते हैं अच्छा ही लाइक है, लाइक नहीं होगा लाइक्स होगा। सही है क्या? नहीं। द रीजन इज, यहाँ पे चाहने की बात नहीं हो रही है। कह रहा है कि ये अपने भाइयों की तरह बकवास करता है। आप देखो बकवास कौन करता है? ये करता है। किसकी तरह? अपने भाइयों की तरह। कॉमा से लाइक हिज ब्रदर्स को अलग करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? नहीं करेगा वो, क्योंकि उनको कंफ्यूज करना है आपको। वो अलग होना चाहिए था। और देखो बकवास करने वाला ये व्यक्ति है ही, तो टॉक्स होना चाहिए था। और एग्जैक्ट सेंटेंस होना कैसे चाहिए था क्लैरिटी के लिए? कि ही टॉक्स नॉनसेंस लाइक हिज ब्रदर्स, ये होना चाहिए था। ही टॉक्स नॉनसेंस लाइक हिज ब्रदर्स। लेकिन उन्होंने क्या किया? लाइक हिज ब्रदर्स को बीच में लगा दिया, और वो भी बिना कॉमा के। क्यों? कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान रखो, इस तरह के सेंटेंसेस हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, वहां पे और कॉम्प्लिकेटेड होगा। सब्जेक्ट से उसके वर्ब को दूर कर देगा, कभी उस सब्जेक्ट से वर्ब को बाद में नहीं पहले दे देगा, ठीक है? कुछ ना कुछ वो करेगा, कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन के बाद दे देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए आया है। जिस सब्जेक्ट के लिए आया है वर्ब उसके अनुसार चलना चाहिए। यहां कॉमा नहीं लगाया तो हमें लगा अच्छा ब्रदर्स प्लूरल है तो टॉक लगा दिया प्लूरल, गलत था। ब्रदर्स को हटाना है, क्यों? क्योंकि बोलना चाह रहा है ये बकवास करता है।
अपने भाइयों की तरह, ये बोलना चाहता है। चलो फिफ्थ एक्सप्लेनेशन लिखो। कभी कभी समटाइम्स सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से दूर होते हैं। Sometimes the subject and the verb are far from each other. Are far from each other. हमें हमेशा वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त करना चाहिए। We must always use the subject, verb. We must always use the verb according to the subject जिसके लिए verb का प्रयोग हो रहा हो, जिसके लिए verb का प्रयोग हो रहा हो, for which the verb has come, for which the verb has come. ठीक है, अब आओ, टेंस में प्रॉब्लम तब तक आता रहेगा जब तक नाउन नहीं पढ़ लोगे तब तक। क्यों? जब तक आपको ये नाउन में ना पढ़ के क्लियर हो जाए कि भाई पुलिस प्लूरल नाउन है, तब तक हम पुलिस को पुलिस समझते रहेंगे, यानी सिंगुलर समझते रहेंगे। भाई ये पुलिस मैन नहीं है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा, शो। पुलिस शो लिटिल सेंसिटिविटी, बहुत कम संवेदनशीलता दिखाती है। नेक्स्ट आओ, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करता है? आप पूछ रहे हो क्या करता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हो। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है आजीविका के लिए, फॉर लाइवलीहुड, फॉर लाइवलीहुड। जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन फॉर्म आना चाहिए ना, ये तो गलत फॉर्म है, क्योंकि मेरे पास तो सब्जेक्ट भी है, तो मैं कहूंगी व्हाट डज ही डू, ये होना चाहिए था। सो क्वेश्चन मस्ट बी इन क्वेश्चन फॉर्म, दैट इज इंट्रोगेटिव फॉर्म। रुको अनुज, देखते हैं, कोशिश करती हूं, मैं बात कर लेती हूं। बोलो, समझ में आया ये सारी बातें? मैंने क्या समझाया आपको? मैंने ये समझाया है कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक प्रेजेंट का एहसास कराता है, प्रेजेंट के रूटीन का एहसास कराता है, प्रेजेंट की अवस्था का एहसास कराता है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम अ डॉक्टर, ध्यान रखना मैंने क्या कहा, मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। तो देखो जरा ध्यान से, ये एम के बाद कोई वर्ब नहीं है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूं और मैं कहूं आई एम टीचिंग, देखो एम के बाद आईएनजी फॉर्म आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ध्यान रखना। ये सब एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं शी इज अ लॉयर, शी इज के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम,
शी इज, ing आया प्रिपेयरिंग, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी इज एम आर के बाद भी V1 ing है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और V1 ing नहीं है तो वो इज एम आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो पूछ लो। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस लंबा चलेगा, ये बहुत थोड़ा सा पोर्शन मैंने कराया है, और मैंने इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को रोका है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराना चाह रही हूँ आपको जो एग्जाम में रिसेंटली आया है, और वो मैंने अलग कर लिया। वो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? चलो शीट निकालो अब, 5 नंबर शीट जो था आपका। क्वेश्चन 7 में क्या हो गया? क्वेश्चन 7 क्या था देखो तो। What does he do? मतलब समझ में नहीं आया। मैंने कहा था जब WH फैमिली आता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। मैं पूछ रही हूँ वो क्या करता है, करने के लिए भी डू होता है, और हेल्पिंग वर्ब डज था, तो व्हाट डज ही डू हो गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए था ना। चलो आ जाऊं फर्स्ट में, दैट इज कर्टन लेक्चर। मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ गई हूं अभी, इसीलिए पहले आते हैं कर्टन लेक्चर में। कर्टन लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना। जनरली क्या होता है ना कि जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड को डांटना चाहती है तो जनरली पब्लिकली इंसल्ट नहीं करती, जैसे कि हस्बैंड्स करते हैं ना। उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार होता है पब्लिकली इंसल्ट करना अपनी वाइफ को। महिलाएं जनरली उसे अंदर बुलाती हैं, पर्दा लगाती है, उसके बाद उसको अच्छे से सुनाती है बातें। इसीलिए जनरली जब वो अंदर से आवाज देती है अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए तो बेचारा मुस्कुरा के तो अंदर जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि अंदर अच्छे से डांट पड़ने वाली है। दैट इज कर्टन लेक्चर। दिस इज द स्कोल्डिंग्स given by the wife
to her husband. ठीक है, दिस इज कर्टन लेक्चर. जो स्कोल्डिंग वाइफ अपने हस्बैंड को देती है वो कर्टन लेक्चर होता है. ठीक है, नेक्स्ट आओ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. आपको पता है अभी तो हम लोग चिप का मतलब तो वही मोबाइल्स में जो चिप यूज करते हैं वो सब सोचते हैं. अदरवाइज चिप का मतलब क्या था? जैसे आलू का जो चिप होता है जिसको चिप सब खाते हो, तो एक चिप लोगे तो पतला सा जो परत होता है ना उसको चिप कहते हैं ना. पतला सा जो कोई भी चीज का टुकड़ा होता है उसको चिप कहते हैं, है ना. ओल्ड ब्लॉक मतलब वही पुराना ब्लॉक. अब इमेजिन करो वैसे ही एक लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है, सड़ा हुआ ब्लॉक है. अब उसका चिप भी निकालोगे यानी पतला सा टुकड़ा भी निकालोगे तो वो भी तो सड़ा हुआ ही होगा ना, है ना. इसीलिए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है, जनरली हम इसको ऐसे यूज करते हैं हिंदी में, जैसा बाप वैसा बेटा. मतलब अगर आदतें गलत है, गंदी है फादर की, तो बेटा भी उसी को फॉलो करेगा. इसीलिए कई बार इसका सिनोनिम में आएगा लाइक फादर लाइक सन. जैसा बाप वैसा बेटा. मीनिंग में इसका मतलब है ठीक है. नेक्स्ट आओ कॉल नेम्स. ध्यान से देखो, जनरली आपका एक ही नाम होता है, मैक्सिमम 2 नाम हो गया. कभी कभार कोई लोग या लाइफ में कोई आती है या आता है वो प्यार से एक तीसरा नाम भी रख देते हैं, है ना. लेकिन अगर कोई आपको धुआंधार कई नाम से बुला रहा है तो वो आपसे कोई आपका नाम तो बुला नहीं रहा होगा. मतलब क्या देगा वो गालियां देता है, राइट. इसीलिए कॉल नेम्स का मतलब होता है टू अब्यूज, गालियां देना. ही इज कॉलिंग नेम्स, इसका मतलब होगा वो गालियां दे रहा है. ठीक है. नेक्स्ट आओ अ हाउस होल्ड नेम. हाउस होल्ड का मतलब होता है घर घर का. अब अगर घर घर में वो नाम प्रसिद्ध हो जाए ना तो वो बहुत ही कॉमन सा नाम हो जाता है. लोग उससे वाकिफ हो जाते हैं, पहचानने लगते हैं उसे, तो कहते हैं अ फैमिलियर नेम. है ना. कई ऐसी कंपनी से बहुत सालों से हैं बट उसके नाम हम नहीं जानते हैं. और कई कंपनीज ऐसे हैं जो धुआंधार इतने एडवर्टीजमेंट कर देते हैं कि वो नाम ही हाउस होल्ड नेम बन जाता है तुरंत ही, है ना. यानी कि फैमिलियर हो जाते हैं हम उससे. नेक्स्ट आओ इन ऑल बट नेम. अब आओ मैं एक एग्जांपल दूं आपको. सोनिया गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. चलेगा? कहोगे ना ऐसा तो नहीं था, सोनिया गांधी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी. मेरा ध्यान से, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, अभी सुनो. सोनिया गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन ऑल बट नेम. चलेगा? सी, मेजर डिसीजंस तो वही लेती थी, है ना. ये सब जानते थे कि मेजर डिसीजंस तो सोनिया गांधी से पूछे बिना तो होता नहीं है. नाउ इफ आई से सोनिया गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन ऑल बट नेम, तो बट का मतलब हुआ एक्सेप्ट, ऑल का मतलब हुआ ऑल डिसीजंस, नेम मतलब पोस्ट, सिर्फ पद उसके पास नहीं था. दैट मीन्स इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर
द पोस्ट। राइट? सभी एस्पेक्ट में, हर पहलू से वो प्राइम मिनिस्टर थी, सिर्फ पोस्ट को छोड़कर। तो मैं ऐसा सेंटेंस यूज कर सकती हूं। राइट? नेक्स्ट आओ, गो बनाना। ध्यान से देखना गो बनाना का। देखते हो किसी बंदर को जब आप बनाना दिखा दो तो इतना खुश हो जाएगा, बिल्कुल क्रेजी हो जाएगा, पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत पसंद आता है बनाना। तो समटाइम्स व्हेन यू गो बनाना, इसका मतलब है यू गो क्रेजी, है ना? इसलिए गो बनाना का मतलब लिखो टू बिकम क्रेजी। नेक्स्ट आओ, बनाना रिपब्लिक। देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि बनाना रिपब्लिक, तो सोचो ध्यान से, रिपब्लिक का मतलब तो कंट्री हो गया। फाइन। एक कंट्री अगर खाली बनाना के एक्सपोर्ट पर मान लो वो निर्भर करता है, इमेजिन करो, तो अगर वो बनाना के एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है तो आपको अच्छे से पता है कि बनाना बहुत जल्दी खराब होता है ना? बाई चांस उसके शिप्स कहीं फंस गए, किसी कारणवश रुक गए, तब तो सारा का सारा बनाना खत्म, बर्बाद। और उसका उस रिपब्लिक की हालत क्या होगी? मान लो पैदावार नहीं हुआ तो फिर तो बर्बाद हो गया कंट्री। ऐसे ही बनाना रिपब्लिक नाम दिया गया है। क्यों? यही इमेजिन करके दैट अ रिपब्लिक, अ कंट्री जो डिपेंड करता है सिर्फ इकोनॉमी, उसकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, किसी एक चीज के उत्पादन पर या उसके निर्यात पर। यानी अगर वो चीज खत्म तो वो कंट्री का तो हालत बुरा हो जाएगा। इसलिए बनाना रिपब्लिक का मतलब हुआ अ कंट्री द इकोनॉमी ऑफ विच depends on one product, सिर्फ एक प्रोडक्ट पर उसकी पूरी इकोनॉमी निर्भर करती है। ठीक है? नेक्स्ट आओ, फोम इन द माउथ। अगेन यू विल हैव टू इमेजिन दिस। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा होता है, वो बहुत तेज तेज गुस्सा में बोलता है और बोलता जाता है, और इतना तेज बोलता जाता है कि वो अपने जो सलाइवा है उसको स्वॉलो करने के लिए भी नहीं रुकता है। देन हिज लिप्स में देखोगे उसका फोम पैदा होने लगता है उसके सलाइवा से, यानी झाग सा बनने लगता है। दैट मीन्स इट शोज कि आप, वो व्यक्ति बहुत भयानक गुस्से में है, वो बोलता ही चला जा रहा है, बहुत गुस्से में है। सो फोम इन द माउथ इज टू बी वेरी एंग्री। बहुत गुस्से में होना। ठीक है? नेक्स्ट आओ, प्ले द गैलरी। ठीक है? देखो, आप हिंदी में सुनते हो न्यूज में राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, और राजनीतिक गलियारों में हलचल है अभी। इसका मतलब जानते हो क्या है? यही गलियारा वही है, राजनीतिक गलियारों की तरह से बात होती है तो हम लोग जनरली गैलरी की बात करते हैं। प्ले द गैलरी तभी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचती है जब कोई
पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कुछ बातचीत चल रही होती है कि चलो हम लोग इकट्ठे हो जाए और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि अगले से लड़ सके, तब वो प्ले द गैलरी करता है। सो प्ले द गैलरी इज सपोर्ट इकट्ठा करना, टू गार्नर सपोर्ट। गार्नर का मतलब ही होता है प्राप्त करना या इकट्ठा करना, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का सीधा सीधा मीनिंग होता है अ कॉमन मैन, मतलब ऑल द कॉमन मैन, ठीक है ना। आम जनता रैंक एंड फाइल कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आओ व्हाइट एलिफेंट। ध्यान से सुनना व्हाइट एलिफेंट का। आपको पता है इंद्रदेव के पास व्हाइट एलिफेंट है ना। व्हाइट एलिफेंट पे इंद्र की सवारी होती है और व्हाइट एलिफेंट दुनिया में नहीं है, राइट। व्हाइट एलिफेंट नहीं है। मान लो बाई चांस आपके पास व्हाइट एलिफेंट आ जाए तो उसका मतलब है कि वो इतना कीमती होगा कि उसका दाम देने वाला दुनिया में आपको मौजूद नहीं होगा। चलो, अगर उसका कोई दाम दे भी सकता है तो हम नहीं बेचेंगे क्योंकि वो बहुत रेयर है, मिलता ही नहीं है, राइट। अब एलिफेंट है तो खाएगा भी बहुत ज्यादा, और हम उससे कोई मजदूरी का काम भी नहीं कराएंगे क्योंकि उतना रेयर है, कहीं ऐसा ना हो कुछ मजदूरी का काम कराए वो मारा गया मर गया। तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा वस्तु जो बहुत महंगा हो और काम का भी नहीं हो तो उसको हम व्हाइट एलिफेंट कहेंगे ना। दैट मीन्स अ वेरी expensive but useless thing, बहुत महंगा है और काम का भी नहीं है। नेक्स्ट आओ फूल्स एरेंड। अब आप समझते हो फूल मतलब मूर्ख, मतलब कोई ऐसा काम जिसमें कोई होप ही नहीं हो सक्सेस का, अगर आप वही काम कर रहे हो उसका मतलब आप मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो, है ना। यानी फूल्स एरेंड का मतलब हुआ अ पीस ऑफ वर्क दैट हैज no hope of success, जिसका सफल होने का कोई चांस ही नहीं हो, वो फूल्स एरेंड है। बताओ कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ बाइट द डस्ट, या कई बार लिक द डस्ट भी कह देते हैं। बाइट द डस्ट देखो क्या है, कहते हैं ना दुश्मनों को धूल चटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, दुश्मन क्या हुआ, धूल चाट गए, मतलब बुरी तरह से पराजित हुए हैं, बहुत बुरी तरह से हारे हैं। तभी तो कहते हैं ना कि दुश्मनों को उसने धूल चटा दिया, वही तो है ये, है ना। सो बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी डिफीटेड, या एक और वर्ड लगा सकते हो राउटेड, बुरी तरह से पराजित हो गए। देन यू बाइट द डस्ट। नेक्स्ट आओ लाफिंग स्टॉक। स्टॉक समझते हो, कोई चीज होना आपके पास जो उसका स्टॉक होता है। लाफिंग का मतलब हंसी का, है ना। तो हंसी का पात्र जो होता है ना, लाफिंग स्टॉक होता है। हंसी का पात्र, वन हु इज लाफ्ड एट,
हंसी का पात्र। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम हो यहां तक? तो बस वोकैबुलरी यहीं तक रहने दो आज की क्लास का। और इसमें कुछ कुछ वोकैब मैंने शीट में छोड़ा था, क्योंकि ये मुझे लोड करना था यूट्यूब में, इसलिए मैंने वो छोड़ा था। अब इनको मैं खत्म कर दिया, मैं करा दूंगा बाकी। चलो नेक्स्ट आओ, उधर ही है उसी साइड, न्यू किड ऑन द ब्लॉक। देखो श्रीदेवी का देख रहे हो, उसकी बेटी आ गई है ना, वो क्या है? न्यू किड है। ऑन दी ब्लॉक मतलब ऐसा कोई ब्लॉक होता है जिस पर कोई खड़ा हो जाता है तो अलग दिखता है ना दूसरों से। तो न्यू किड ऑन दी ब्लॉक का मतलब होता है न्यू एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट आओ, आउट ऑफ दी ब्लॉक्स। आउट ऑफ द ब्लॉक्स का मतलब होता है कि बस अभी अभी हम यहां पर, ये ब्लॉक है, मैं पीछे गेट की तरफ से आऊंगी उस ब्लॉक पे, तो आउट ऑफ द ब्लॉक का मतलब हुआ अभी बस मैं शुरुआत ही कर रही हूं, तब मैं नीचे उतरूंगी, आप में शामिल होंगी। यानी कि आउट ऑफ द ब्लॉक्स का मतलब होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग। यानी ब्लॉक से उतर के कोई नीचे उतरता है तो वो भी शुरुआत ही तो कर रहा है। जैसे सोचो न्यू किड ऑन द ब्लॉक, अभी वो किड आया ही है ब्लॉक में और उसके बाद वहां से शुरुआत किया अपने सफर का, फिल्मी सफर का, तो आउट ऑफ द ब्लॉक आया। ठीक है, नेक्स्ट आओ, गो बाय द नेम ऑफ। जैसे फिल्मी दुनिया में देखते हो राजीव भाटिया है, ही गोज बाय द नेम ऑफ अक्षय कुमार, है ना, यानी कि उस नाम से जाना जाता है, नोन बाय द नेम ऑफ। ठीक है, राइट साइड आओ, ये लेफ्ट साइड आओ, डिकम्पोजर। ईटिंग हैबिट्स कराया था, उसमें डिकम्पोजर एक वर्ड होना चाहिए था। डिकम्पोजर होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे काम करते हैं, उसको मिट्टी और पानी मिला के उड़ा देता है ना, तभी देखते हो सिर्फ हड्डी बच जाता है कुछ दिनों के बाद। तो ये डिकम्पोजर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स जो भी सब्सटेंस होते हैं, चाहे आम हो, सेब हो या हमारा बॉडी ऑर्गन हो। है ना, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? 35 एंड 37। तो बता दिया। साहिल, मेरा फर्स्ट चैप्टर से शुरू करोगे, वर्ब से, नहीं तो 10 से शुरू करो, आप किसी एक चैप्टर से शुरू करो। लेट देम टेक लंच, लेट देम हैव लंच बेटर है रमेश। हु डू यू थिंक, हु यू थिंक होना चाहिए था, क्योंकि हु यू थिंक इज कैपेबल, यानी हु इज कैपेबल पूछ रहे हो ना। नेक्स्ट आओ, 22 प्रेडेटर। देखो प्रेडेटर का मीनिंग कहां से आया है। आजकल कुछ ऐसे राक्षस टाइप के लोग होते हैं जो हमेशा ताक लगा के बैठे रहते हैं, कोई लड़की निकली या कोई बच्ची भी निकली, उसको जाके हमला कर देते हैं और उसको रेप वगैरह कर देते हैं, उनको भी हम प्रेडेटर कह देते हैं। प्रेडेटर वर्ड कहां से आया है? ये ऐसे जानवरों से आया है, वाइल्ड एनिमल से आया है जो दौड़ा के अपने शिकार को पकड़ते हैं, जैसे लायन, टाइगर, है ना।
तो प्रीडेटर का एक्चुअल मीनिंग कहां से आया है? ये है एनिमल दैट runs and catches its prey. प्रे का मतलब शिकार। आजकल ऐसे लोग भी हो गए हैं, इसीलिए हम लोग प्रीडेटर का इस्तेमाल ऐसे भी करने लगे हैं, लोगों के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आओ, इनकार्नेट। देखो ये कार्नेट कार्नी से आया है, और कार्नी का मतलब फ्लैश होता है ना? कार्नी रूट था ना फ्लैश का। इनकार्नेट होता है फ्लैश फॉर्म लेना। जैसे राम, देखो राम के रूप में विष्णु इनकार्नेटेड हुए थे, मतलब वो फ्लैश फॉर्म, बॉडी फॉर्म लेके धरती पे आए थे। इसका मतलब होता है अवतार लेना, टू टेक अ बॉडीली फॉर्म या फ्लैश फॉर्म, अवतार लेना, अवतार लेना। ठीक है, लेकिन इनकार्नेट से बना है इनकार्नेशन, ये ध्यान रखना। इनकार्नेशन मतलब अवतार होता है, लेकिन इनकार्नेशन का कोई मतलब नहीं है कार्नेशन से, जो 25 नंबर है। कार्नेशन से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कार्नेशन बना है कार्नी से। कार्नी का मतलब फ्लैश, आपके फ्लैश यानी कि फ्लैश तो अंदर है। तो हम स्किन की बात कर ले, आपके स्किन का जितना तरह का कलर हो सकता है ना, वो कार्नेशन होता है। इसलिए स्किन कलर राइट फ्रॉम वेरी लाइट टू वेरी डार्क है ना, वो सारे कार्नेशन में आते हैं। वेरियस कलर्स ऑफ स्किन, एक तरह का फ्लावर भी है कार्नेशन, उसको छोड़ के बात कर रही हूं मैं। और इसी से बना हुआ एक एडजेक्टिव है कार्नल। देखो इनकार्नेट वर्ब था, TION वाले हमेशा नाउन होते हैं, ध्यान रखना। और कार्नल एडजेक्टिव है, यानी फ्लैश से संबंधित। इफ आई से कार्नल लव, इसका मतलब सिर्फ सेक्सुअल लव होगा, क्योंकि वो सिर्फ शरीर से संबंधित होगा। ठीक है, सो वी आर डन विथ ऑल द वोकैबुलरी। एरेंट का मतलब, वो फूल्स एरेंट का मतलब ये कहा मैंने कि ऐसा काम जिसमें कोई सक्सेस की गुंजाइश नहीं है, तो वो मूर्खों वाला काम हो गया ना। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जब कोई काम बिल्कुल सक्सेसफुल होने की गुंजाइश ही नहीं है और वो काम आप कर रहे हो, तो मूर्खों वाला काम हुआ। अब ये मुझे बताओ, जितना पढ़ाया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इंग्लिश में डर लगेगा तो क्या करूं मैं, बताओ। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब अभिनव होता है, जैसा बाप वैसा बेटा। मतलब कि जैसा आप, हमेशा नेगेटिव में ही यूज होता है इसका, कि आप अपने फादर के ही हैबिट्स पे चलते हो, क्योंकि वही पकड़ते हो ना घर में। ये है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।